साथियों, अभी मैं आपके सामने लाइव वीडियो कर रहा था और जैसे ही 2-4-5 मिनट का लाइव वीडियो हुआ, मेरी स्क्रीन पे लिख के आ गया कि मेरा वीडियो रॉन्ग है। अब उसके क्या कारण है मुझे नहीं पता लेकिन मैं कुछ हकीकत आपको बता रहा था। आप दोबारा से मेरे साथ जुड़ जाइए। कुछ साथी जुड़े हुए थे मेरे साथ में, मैं उनसे दोबारा अपील कर रहा हूं कि आप मेरे साथ दोबारा से लाइव में जुड़ जाइए। आज का जो विषय था, मेरा पिछला वीडियो फेसबुक पे है, आप उसे सुन सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट लगा सकते हैं आप इसको। लेकिन विषय वही है कि जो अभी कोरोना महामारी 2 साल से जो घोषित की हुई है, धीरे धीरे वो ठीक होती जा रही है, क्योंकि लोगों के दिमाग से कोरोना का डर निकल रहा है। और जो लोग कोरोना के डर से भयभीत नहीं है, उनकी मृत्यु भी नहीं हो पा रही है। वो चाहे काली चाय पी रहे हैं, नींबू की चाय पी रहे हैं, पैरास्टामोल खा लेते हैं या क्रोसिन खा लेते हैं, उनकी मृत्यु नहीं हो रही है। जो लोग हॉस्पिटलों में गए थे, उनकी मृत्यु हुई है, ये मैंने पिछले वीडियो में अभी बोला है। लेकिन सरकार अभी 1 हफ्ता 10 दिन से ब्लैक फंगस पे बड़ा जोर दे रही है। और आज पूरा अखबार भरा हुआ है कि ब्लैक फंगस को, जो ब्लैक दाग बॉडी पे हो रहे हैं, इसको महामारी घोषित किया जाए। ऐसा आज के पूरा अखबार ब्लैक फंगस से भरा हुआ है। तो साथियों, सवाल मैंने उठाया है पिछले वीडियो में, फेसबुक पे है। अगर आप चाहें तो उसको शेयर कर सकते हैं ताकि बात और ज़्यादा दूर तक फैल जाए। तो आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, सरकार इसका ध्यान नहीं रखेगी, न्यायपालिका ध्यान नहीं रखेगी, कार्यपालिका ध्यान नहीं रखेगी। जो आयोग हैं हमारे, वो बिल्कुल निष्क्रिय हो गए हैं। आपके जो लोक सेवक जो आपने चुने थे, लोकसभा में, विधानसभा में, नगर निगम में, वो सारे के सारे लोक सेवक अपने आराम गाह में पहुंच गए हैं, आराम से सो रहे हैं। उन्हें अब आपकी उन्हें कोई चिंता नहीं है। जब उन्हें आपसे वोट लेना होगा तो वो आपके बीच में फिर आएंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन्हीं लोगों को वोट देंगे दोबारा, जो लोक सेवक आपको देखने नहीं आ रहे हैं, जो 2 साल से आपकी खैर खबर नहीं ले रहे हैं। आप भूखे हैं, प्यासे हैं, क्या करें, क्योंकि लोगों का रोजगार चला गया है, स्कूल बंद हैं, कंपनियां बंद हैं, सरकारी संस्थान बंद हैं। और 2 साल साथियों कम नहीं होते हैं। और हमारे प्रधान लोक सेवक मोदी जी ने तो अभी मुझे बताया था वीडियो करके, आप लोगों को बताया होगा लेकिन आप लोग सुनते नहीं। मैंने सुना है कि 3 लाख से ज़्यादा कंपनियों को हमने ताला लगा दिया और कहीं से चूं की आवाज़ तक नहीं निकली। अगर एक कंपनी बंद होती है तो पुतले फूंकने के कार्यक्रम हो जाते हैं, लेकिन मैंने 3 लाख कंपनियों को बंद कर दिया। 3 लाख से ज़्यादा कंपनियों को किसी ने चूं तक नहीं करी। यानी भारत के लोग चाहते थे कि कंपनियां बंद हो जाएं, ऐसा प्रधान लोक सेवक नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया है। तो जो लोग आपके बीच में नहीं आ रहे हैं, आपकी खैर खबर नहीं ले रहे हैं, पिछले वीडियो में मैंने ये भी कहा, अब मलेरिया डिपार्टमेंट वाले आपके घर में कूलर में दवाई डालने नहीं आ रहे, आपकी नाली में दवाई डालने वाला कोई आदमी नहीं आ रहा है, आपके घर में मच्छरों को मारने के लिए धुआं छोड़ने वाला कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको कह दिया गया है लोकल वोकल हो जाओ, आत्मनिर्भर हो जाओ, मैं कैशलेस तुम्हें करूँगा। हम ताली बजा रहे थे, भारत के लोगों को बोला था माननीय प्रधान लोक सेवक जी ने, मैं भारत को कैशलेस करूँगा, यानी बगैर पैसे वाला करूँगा। आप ताली बजा रहे थे, वाह वाह वाह, हम बगैर पैसे वाले होने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें वो बोलते हैं, आप आत्मनिर्भर हो जाओ, हम ताली बजाते हैं। हमें मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, गुरुद्वारा चाहिए, चर्च चाहिए, हमें रोजगार नहीं चाहिए। हमें बिजली फ्री दे दीजिए, हमें पानी फ्री दे दीजिए, रोजगार मत दीजिए। अभी आप घर से बाहर निकलिए, आपको किसी भी सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते दिखाई नहीं देंगे।
लेकिन वहाँ कटोरा लेके लाइन में खाना मांगने वाले लोग दिखाई देंगे। अगर कोरोना उनके खड़ा होकर खाना मांगने से नहीं फैल रहा है तो जो बच्चे स्कूल आते तो उनके कोरोना कैसे फैलता? ये समझ से परे हो रहा है। उन बच्चों से ज़्यादा की भीड़ में उन स्कूलों में खाना खाने वाले लोग, कोई भी फिजिकली डिस्टेंसिंग नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ में खड़े होकर खाना मांग रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है, कटोरा दे रखा है। तो अब क्या किया जाए साथियों? हाँ बिल्कुल, मेरा वीडियो नहीं चलने देते हैं कि वो मजबूरी है। वकील साहब आपका स्वागत है, बिजपाल साहब, जय भीम। तो साथियों, अगर स्कूल जाने से, बच्चों के इकट्ठे होने से अगर कोरोना फैलता है तो जो लोग वहाँ खाना मांगने के लिए जो लाइन में लग रहे हैं, एक दूसरा सट के खड़ा हुआ है और सैकड़ों की तादाद में एक एक स्कूल में खड़े हैं, तो क्या उनसे कोरोना नहीं फैल रहा है? इसमें कहीं ना कहीं बेईमानी लग रही है कि जो पढ़ने वाले बच्चे अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो सवाल कर, इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, आईएएस आईपीएस बनेंगे, आईएफएस बनेंगे, आईआरएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वकालत करेंगे, सवाल करेंगे। और अगर स्कूल बंद रहेंगे तो सब अनपढ़ रहेंगे। अगर अनपढ़ रहेंगे तो फिर कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि अनपढ़ को तो कैसे भी चलाया जा सकता है। जो कैपेबल है वो सरकार में रहेंगे और जो अनपढ़ है, अनकेपेबल है, वो बेचारे घर में बैठे रहेंगे। तो ये दोहरा चरित्र जो है, भीड़ इकट्ठा करने का, एक तरफ स्कूल में पढ़ने से रोक देना, कंपनियों में काम करने से रोक देना, लेकिन खाने के लिए लाइन में लगे रहना, ये दोहरा चरित्र जो है ये समझ से परे हो रहा है। अब आप लोगों से जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि जो ब्लैक फंगस जो हो रहा है, जिसको महामारी घोषित करने के लिए आज सरकार ने चारों तरफ से बड़ा जोर दिया है कि हम इसको महामारी घोषित करेंगे, तो ये आप जांच करें अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने गली मोहल्ले में जाके कि ब्लैक फंगस किस किस को हुआ है। अगर यहाँ दो तरीके के लोग हैं, एक वो जो अस्पताल गए, जिन्होंने वैक्सीन लिया, जिन्होंने कई 3-3 4-4 डोज इंजेक्शन लगवाया, और एक वो लोग हैं जो अस्पताल नहीं गए, जिन्होंने इंजेक्शन नहीं लगवाया और जिन्होंने काली चाय पी, नींबू की चाय पी या और कोई दवाई ले ली, वैसे ही अपने घर में बुखार उतार लिया। तो देखना अब ये है, आपको सरकार नहीं देखेगी, प्रशासनिक सेवा नहीं देखेगी, न्यायपालिका नहीं देखेगी, यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इसको कोई नहीं जांच करेगा। आप खुद जांच करेंगे कि आपके पड़ोस में जो व्यक्ति है जिसको ब्लैक फंगस हुआ है, अभी महाराष्ट्र में जो 90 लोगों को मरने की जो घोषणा हुई है, उसको महामारी घोषित करने पर लगे हुए हैं कि ब्लैक फंगस को यानी काले धब्बों को महामारी घोषित करें। अब जांच आप क्या करेंगे कि जो काले धब्बे हैं, ब्लैक फंगस है, वो किस कारण से हो रहा है? जिन्होंने वैक्सीन लगवाया था उनके हो रहा है, या जो घर में रहते जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया उनके हो रहा है? जांच का विषय सिर्फ इतना सा है। अगर आपको लगता है कि जो लोग घर में रह रहे हैं, आपकी जांच में जब ये आता है कि जो लोग घर में रह रहे हैं, जिन लोगों ने इंजेक्शन नहीं लगवाया है, अगर उनको ब्लैक फंगस हो रहा है, अगर उनको काले धब्बे शरीर पे हो रहे हैं, तो फिर उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए। और अगर जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, अगर उनको ना हो के जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, अगर उनको ब्लैक फंगस हो रहा है, काले धब्बे उनको हो रहे हैं, तो फिर उन लोगों को कोर्ट में याचिका लगा देनी चाहिए, मान आने का दावा कि हमारे साथ ये जो हमें जो ब्लैक फंगस हो रहा है उसको नहीं हुआ जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई, और मुझे क्यों हो गया क्योंकि मैंने तो वैक्सीन लगवाई है।
ये आपको मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं साथियों, ये आप सोचेंगे। और उसके बाद में मैं समय समय पे 2020 से लेके अभी तक प्रत्येक क्रिया पे प्रतिक्रिया करता आया हूं। सरकार ने जो जो बोला, जब हमारे प्रशासनिक सेवा को बेचा, यानी हमारे सरकार के द्वारा जो संचालित जो संस्थान थे उनको बेचा, मैंने सबका लगातार विरोध किया। अभी सिर्फ आज पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, नहीं तो 8-10 दिन से अभी भी लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे। अब 93-94 रुपये तो दिल्ली में पेट्रोल हो गया है। रोजाना पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए, पेट्रोल खर्च नहीं हो रहा है, गाड़ियां चल नहीं रही हैं, लेकिन दाम बढ़ाए जा रहे हैं। क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? क्योंकि कोई भी आदमी अब बाहर निकल के प्रदर्शन करेगा ही नहीं, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। तो जब आवाज़ नहीं उठाएगा तो इस मौके पे क्यों ना आपदा में अवसर तलाश लिया जाए। हमारे प्रधान लोक सेवक जी ने कहा है ना कि आपदा में अवसर तलाशिए। पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, सब्जियों के दाम आसमान पे, आटा दाल आसमान पे, तेल और रिफाइंड बिल्कुल आसमान पे हो गया। जो कल 60-70 रुपये किलो मिलता था, 200 रुपया लीटर मिल रहा है। जो 60-70 लीटर मिल रहा था, 60-70 रुपये का लीटर आज जो 200 रुपये लीटर मिल रहा है। दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा इसका कोई प्रबंध नहीं, क्योंकि रोजगार बंद है, दिहाड़ी मजदूरी बंद हो रही है, सरकारी संस्थान बंद हैं, सैलरी नहीं मिल पा रही है। स्कूलों में बच्चे, प्राइवेट स्कूलों में बच्चे नहीं जा रहे हैं तो उनको टीचरों को सैलरी कहाँ से मिलेगी? वो भी घर बैठे हैं। पैसा नहीं है तो सामान कहाँ से खरीदें? इसके लिए कोई प्रबंध नहीं किया सरकार ने। वो जो 15-15 लाख रुपए हमारे उधार हैं सरकार पे, माननीय प्रधान लोक सेवक जी ने कहा था मैं 15 लाख रुपए दूंगा, अब तो हमारे उधार हैं। 2016 में कहा था, 2021 चल रहा है, वो भी खत्म होने वाला है। अब इस 5 साल में हमारे 15 लाख में से एक किस्त भी नहीं आई, 15,000 की भी किस्त अभी तक नहीं आई। हमारा वो उधार का पैसा ही हमें दे दिया जाता तब भी हमारा गुजारा हो जाता। लेकिन अब भूखमरी से महामारी फैलने वाली है, और जब जैसे लोगों के दिमाग से ये निकलने वाला था कि अब हम कोरोना को दरकिनार कर देंगे, कोरोना को हम लोग लात मार देंगे, हम बाहर निकलेंगे, रोजगार अपना वो करेंगे, सरकार के खिलाफ बोलना शुरू करेंगे, तो सरकार को जैसे ये समझ में आया कि लोग अब मास्क के प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं, लोगों का विरोध बढ़ता जा रहा है, उन्होंने ब्लैक फंगस नाम की दूसरी बीमारी को महामारी घोषित करने का एक प्रोग्राम बना लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है। आपको क्या लगता है पता नहीं। अगर जो लोग मेरा वीडियो देखेंगे, अगर वो शेयर करेंगे तो उनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आने वाली है। आपत्ति मेरे ऊपर आई क्योंकि मैं बोल रहा हूं। जिसे मुकदमा करना मेरे ऊपर करे। मैं चैलेंज करता हूं सरकारों को कि मेरे ऊपर एक बार मुकदमा करे और बहस के लिए एक बार कटघरे में आके कोई खड़ा हो, कोई बहस करने के लिए खड़ा तो हो। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। लोगों को मानसिक रोगी बना दिया, मानसिक गुलाम बना दिया है। क्योंकि एक ही चीज को 24 घंटे निरंतर दिखाने से झूठ भी सच हो जाता है। एक ही चीज को दिखाया जा रहा है लगातार। लोगों को इतना भयभीत कर दिया कि लोग दहशत से मर रहे हैं, जवान जवान लोग मरे। तो साथियों, जांच का मैंने आपको तरीका बताया। ब्लैक फंगस इससे पहले कि महामारी घोषित हो, आपको अपने अड़ोस पड़ोस में आपका पूरा फोकस हमारा यही था। क्योंकि सरकार जब भी कोई नई चीज़ लेके आती है, कोई योजना लेके आती है, अगर वो मुझे गलत लगती है तो मैं उसके खिलाफ जरूर आवाज़ उठाता हूँ। मुझे लग रहा है ब्लैक फंगस के ऊपर हमें जांच करनी चाहिए। सरकार नहीं करेगी, विधायिका नहीं करेगी, कार्यपालिका नहीं करेगी, न्यायपालिका नहीं करेगी, तो फिर आपको जांच करनी पड़ेगी। आपका जांच करने का सीधा सा पैमाना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अपने पड़ोस में पता करें
कि किस किस ने कोरोना की वैक्सीन ली और किस किस ने नहीं ली। तो अब ये जो ब्लैक फंगस जो हो रहा है, ये किस व्यक्ति को हो रहा है, कोरोना वैक्सीन लेने वाले को हो रहा है या ना लेने वाले को हो रहा है, ये जांच का विषय है। उसके बाद में साथियों, आपकी जब जांच पूरी हो जाएगी तो आप फिर उस पर डिसाइड करेंगे, तय करेंगे कि अब आपको क्या करना है। आपको लगता है कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उन लोगों को ब्लैक फंगस हो रहा है, उनके दवाई ने रिएक्शन किया है, तो फिर आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे नहीं उठाएंगे, ये आप तय करेंगे। और अगर जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, सिर्फ उसको ब्लैक फंगस हो रहा है, तो फिर उसको आप वैक्सीन लगवाने के लिए भी आप प्रेरित कर सकते हैं। दोनों बातें मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर लगता है कि सिर्फ ये ब्लैक फंगस उसी आदमी को हो रहा है जिस आदमी ने वैक्सीन लिया है, एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन, चार चार डोज जो लिया है, अगर उसके बावजूद भी उसको ब्लैक फंगस हो रहा है और जिसने नहीं लिया उसको नहीं हो रहा है, तो सीधा सीधा ये एक ब्लेम बनता है, एक इल्ज़ाम मैं लगा रहा हूँ कि ये फिर उस वैक्सीन से रिएक्शन हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका करे ना करे, लेकिन आप जांच कर सकते हो। और आप जांच करके फिर आप तय कर सकते हो कि आप उसके लिए एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे, और वो गलत पाया जाता है तो उसके लिए जन आंदोलन करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपको तय करना है। बाकी आपकी मर्जी है। मैं रोजाना काम कर रहा हूँ, डेली जाता हूँ, मैंने वैक्सीन नहीं लिया है, कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया है, और मैं बिल्कुल फिट हूँ। मेरी पत्नी ने कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया है और वो बिल्कुल फिट हैं, हमें कोई समस्या नहीं हुई अभी तक। मामूली सा अगर बुखार की कुछ शिकायत हुई भी तो काली चाय पी ली, हमने उसको ठीक कर लिया, क्योंकि हर मौसम में होता, हर किसी को होता, थोड़ा बहुत हुआ था, हमने ठीक कर लिया। मैं इंजेक्शन लगवाऊंगा भी नहीं, क्योंकि पहले इंजेक्शन लगाने से पहले मुझे ये कोई सिद्ध करेगा कि मुझे कोरोना है तो मुझे इंजेक्शन लगा, और अगर मैं ठीक ठाक हूँ तो मैं नहीं लगवाऊंगा। मैं अपने घर में हूँ, आराम से हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप करते नहीं हैं। लोग इतने डरा दिए हैं, उससे भयभीत कर दिया है देश को, मीडिया ने इतना भयभीत कर दिया है। श्यामलाल रंगत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपसे विनती करता हूँ, अपील करता हूँ, इससे पिछला एक मेरा वीडियो और है, अभी तुरंत मैं लाइव कर रहा था, लेकिन उसमें मेरे को बोल दिया गया, फेसबुक ने लिख के दे दिया स्क्रीनशॉट कि मैं रॉन्ग वीडियो कर रहा हूँ, और वो बीच में मुझे कट करना पड़ा, वो बुक को स्टॉप कर दिया था, रोक दिया था वो। ये उसका सेकंड में वीडियो किया है। अगर आप इसको सुन के लाइव करेंगे तो आप सुन सकते हैं, ज़्यादा देर का होगा तो आप सुन भी नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ी देर में मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। आप लोग मेरी बातों पर ध्यान देंगे। साथियों, बोलना सीखिए, बोल नहीं सकते तो लिखना सीखिए, आवाज़ उठाना सीखिए। बाबा साहब अम्बेडकर का एक कैलेंडर आता था, जो कैलेंडर घरों में से गायब कर दिया हम लोगों ने। जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा बड़ा गुनाहगार होता है। वो पोस्टर घरों में से गायब हो गया है। हाथ की एक पेंटिंग थी, मशीनों में छपवाता था, अब वो गायब हो गया है, क्योंकि उससे एक आदमी के अंदर एक ज्वाला का एक बीज आरोपण होता था। जुल्म करने वाले से जुल्म करने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है। आप अगर नहीं बोलते हैं तो जुल्म कभी भी रुकता नहीं है। एक गुंडा जब एक कॉलोनी पे आता है, हावी हो जाता है बंदूक तमंचा लेके, और कॉलोनी में रहने वाले 500 लोग होते हैं, अगर 500 लोगों में से सिर्फ एक आदमी को गोली मार सकता है, इतनी देर में दूसरा आदमी उसको पकड़ लेगा। लेकिन हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि 4 तरह का बल होता है। कौन कौन सा? तनबल होता है आपके पास, शरीर का बाहुबल, बुद्धिबल होता है, आपका दिमाग बहुत तेज काम करता है, धन बल होता है, आपके पास पैसा बहुत सारा होता है। लेकिन अगर चौथा बल, अगर मनोबल अगर आपके पास में नहीं है, तो तीनों को तीनों बल आपके बेकार हैं, शून्य हैं। तो तीनों बल शून्य हैं, इसलिए सबसे पहले मनोबल बढ़ाइए अपना, और जिस व्यक्ति का मनोबल गिर जाए वो व्यक्ति किसी काम का नहीं। और 3 कैटेगरी आदमी की होती हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और दलित। फॉरवर्ड कौन होता है? जो भविष्य के निर्माण की सोचता है, जो आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 या 100 साल बाद में देश की कल्पना करता है कि राष्ट्र कैसा होना चाहिए।
वर्तमान में राष्ट्र कैसा होना चाहिए, वो होता फॉरवर्ड। और बैकवर्ड कौन होता है? जो आदमी बीती हुई घटनाओं को ही सिर्फ दोहराता है, न वर्तमान की बात करता है न भविष्य की बात करता है, सिर्फ बीती बातों पर सिर्फ चर्चा करता है, बस आगे का मार्ग नहीं खोजता, ना मार्ग खोजने की सलाह देता है, वो होता है बैकवर्ड। और दलित कौन होता है? जो आदमी चुपचाप सुनता रहता है, सहन करता रहता है, पिटता रहता है, दल आ जाता है, जिसके ऊपर से कोई जानवर भी पैरों समेत निकल जाए तो वो आदमी कुछ भी नहीं कहता, पड़ा पड़ा कराता भी नहीं, चुपचाप पड़ा रहता है बेहोश नशे में। तो आपको दलित से, बैकवर्ड से फॉरवर्ड की श्रेणी मानना पड़ेगा, वर्तमान और भविष्य में जीना पड़ेगा, कल्पना करनी पड़ेगी कि आपको कैसा राष्ट्र होना चाहिए। हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि हम 2024 में भारत को संविधानवादी राष्ट्र बनाएंगे। भारत किसी भी मजहब के नाम पर राष्ट्र नहीं बनेगा, संविधानवादी राष्ट्र बनेगा, जिसमें सभी मजहब, सभी वर्ग, सभी जातियां, सभी समतामूलक आधार पे एक समान जीवन जिएं। एजुकेशन एक समान होना चाहिए, कृषि का राष्ट्रीय औद्योगिकरण होना चाहिए, जमीन बराबर बटी हुई होनी चाहिए, कोई भी बेघर नहीं होना चाहिए, कोई भी युवा बेरोजगार नहीं होना चाहिए, और जो बेरोजगार भी है तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। हमारी बहन जो देह व्यापार तक जो करती हैं, मजबूरी में रोटी के लिए अपना शरीर बेचती हैं, ऐसे कुप्रथाओं को जड़ से ख़त्म करके उनको सरकारी रोजगार होना चाहिए, उनके बच्चों का विकास होना चाहिए, उनके बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, वो भी फ्री में एजुकेशन मिलनी चाहिए। ऐसा एक राष्ट्र होना चाहिए, वो बन सकता है संविधानवादी राष्ट्र। आर्टिकल 45, आर्टिकल 47, आर्टिकल 39, आर्टिकल 52, आर्टिकल 51, आर्टिकल 326, आर्टिकल 341, 42, ये सब के सब यही बोलते हैं। आर्टिकल 38 सब यही बताते हैं, आपको समतामूलक राष्ट्र की बात करते हैं। लेकिन आपको आर्टिकल 15, 16 ये कहता है कि आप जो लोग पिछड़ गए उनको 10 साल में बराबर लेके आना है। लेकिन संविधान ना पढ़ते हैं ना पढ़ाते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ाना पड़ेगा। हम संविधान की क्लास देते हैं, संविधानवादी राष्ट्र की कल्पना करते हैं तो संविधान के आर्टिकल पढ़ाते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि आप मेरी को सेवा ले सकते हैं तो मैं फ्री में आपके पास अपना किराया लगा के आऊँगा, 1-2 दिन की रोटी भी बांध के ले आऊँगा, अपना आटा बांध के ले आऊँगा, आपके घर में थोड़ी बनाने की जगह दे देना, बना के खा लूँगा। आप अगर रोटी भी नहीं खिलाएंगे तब भी मैं आपको संविधान पढ़ाने का काम करूँगा, क्योंकि मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझता हूँ, क्योंकि मैं भारत का ओरिजिनल इंडिजीनियस हूँ। और भारत के संविधान में पहला शब्द मुझे समझ में आया कि हम भारत के लोग, यानी हम अबोरिजिनल इंडिजीनियस, आदिवासी मूल निवासी, हम भारत के लोगों को, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व में लेके संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र में गणराज्य बनाना है, और उसके समस्त नागरिकों को राजनीतिक, अभिवैतिक, सामाजिक, ये सारे के सारे न्याय हमें देने हैं। ये मुझे समझ में आया, इसलिए मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ के इस भारतीय संविधान को पढ़ाने का काम करता हूँ। और कानून कैसे बनता है ये पढ़ाने का काम करता हूँ। किसी भी आर्टिकल पे कानून कैसे बनाया जाता है ये मैं बताने का प्रयास करता हूँ। अगर आपको लगता है तो मेरा नंबर है, फेसबुक पे मिल जाएगा, 99-101-58-994, 99-101-58-994। मैं दिल्ली में रहता हूँ, गुड़गांव हरियाणा का रहने वाला हूँ। अभी दिल्ली में 2009 से रह रहा हूँ। आप कभी भी मुझे आदेश करेंगे, मैं आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। साथियों, जय भारत, जय संविधान।